कभी सोचा है कि 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का इतना बड़ा देश आखिर एक साथ चलता कैसे है? आज हम उसी एक जादुई दस्तावेज की बात करेंगे, भारतीय संविधान, जो हमारी पूरी राजव्यवस्था की नींव है। जरा सोचिए, एक नियम पुस्तिका, और वो भी 140 करोड़ लोगों को एक साथ बांध कर रखती है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। यही तो ताकत है हमारे संविधान की। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस जबरदस्त ब्लूप्रिंट में ऐसा लिखा क्या है जो पूरे देश को एक धागे में पिरोकर रखता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब इस विशाल इमारत की नींव से ही। हमारा पहला पड़ाव है हमारा संविधान, जिसे हम देश का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ब्लूप्रिंट नहीं है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। अब सवाल उठता है, इतना लंबा क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि इसे भारत की इतनी बड़ी विविधता को अपने अंदर समेटना था, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी थी। तो ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों का एक जीता जागता दस्तावेज है। अच्छा, तो इसे बनाया किसने? इसे हमारी संविधान सभा ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया, और फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब इस शानदार दस्तावेज के पीछे कई बड़े नाम थे, लेकिन 2 नाम सबसे अहम हैं। एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। अब किसी भी किताब का जो सबसे जरूरी पन्ना होता है, वो है उसका पहला पन्ना, जो पूरी कहानी बता देता है। संविधान के मामले में ये है प्रस्तावना या प्रियम्बल। इससे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बिल्कुल, प्रस्तावना एक आईने की तरह है। इसमें पूरे संविधान का निचोड़, उसका दर्शन और उसके लक्ष्य साफ साफ दिखाते हैं। मतलब यह हमें बताता है कि हम एक देश के तौर पर आखिर बनना क्या चाहते हैं। और ये जो दर्शन है ना, ये 5 मजबूत खंभों पे टिका है। पहला, संप्रभु, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहर वाला नहीं। दूसरा, समाजवादी, मतलब समाज में बराबरी लाने की कोशिश। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। चौथा, लोकतांत्रिक, मतलब चलेगी तो जनता की ही। और 5वां, गणराज्य, यानी देश का जो मुखिया होगा वो चुना जाएगा, विरासत में गद्दी नहीं मिलेगी। इसमें एक मजेदार बात यह है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42 संशोधन के बाद जोड़े गए थे। और सबसे मजबूत बात पता है क्या है? इन बेसिक उसूलों को कोई सरकार बदल ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एक लैंडमार्क फैसला दिया था, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब साफ है, घर की पुताई करवा लो, नए पर्दे लगा लो, लेकिन घर की नींव नहीं हिला सकते। तो संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे चलेगी, ये नागरिकों के बारे में भी है। तो चलिए अब नागरिक और सरकार के बीच के इस रिश्ते को समझते हैं। ये रिश्ता 3 चीजों पर टिका है: अधिकार, कर्तव्य और सिद्धांत। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं हैं, ये हर नागरिक को मिली हुई पक्की गारंटी है। जैसे समानता का अधिकार, मतलब कानून के लिए सब बराबर हैं। या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। ये अधिकार ही तो हैं जो हमें ताकत देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये पक्की गारंटी हैं। अगर ये नहीं मिलते तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DSP। इन्हें आप सरकार के लिए तरह की गाइडलाइन समझ सकते हैं कि सरकार को क्या क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, अब जहां अधिकार मिलते हैं वहां कुछ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं, है ना? तो इसी के लिए है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हें बाद में 42 संशोधन से आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। इसमें कुल 11 कर्तव्य बताए गए हैं जो देश के हर नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो निभाएगा। ठीक है, तो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तो हो गए, पर सवाल यह है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट को असल में जमीन पर लागू कौन करेगा? इसका जवाब है हमारे शासन के 3 मजबूत स्तंभ। पहला स्तंभ है कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। सीधा सीधा कहें तो सरकार जो फैसलों को लागू करती है।
अब वैसे तो देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन असल पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। दूसरा स्तंभ है विधायिका, द लेजिस्लेचर, मतलब हमारी संसद, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। यहाँ एक आम गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं संसद मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अटूट हिस्सा है। अब इन दोनों सदनों में फर्क क्या है? लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाउस ऑफ द पीपल है। यहाँ लोग सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं 5 साल के लिए। दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और फिर आता है तीसरा और बेहद अहम स्तंभ, न्यायपालिका, द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इसकी सबसे ऊंची संस्था है। इसका काम है संविधान की रखवाली करना। ये एक तरह से अंपायर है जो ये देखता है कि सब कुछ नियम कानून यानी संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। और अगर कभी देश पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो हमारा संविधान हमें क्या रास्ते दिखाता है। भारत में एक फेडरल सिस्टम है, मतलब पावर केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई है। इसे समझने के लिए 3 लिस्ट्स हैं। पहली है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा का मामला। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस। और एक तीसरी भी है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने मुश्किल वक्त के लिए भी सोचा था। राष्ट्रपति को 3 तरह की इमरजेंसी पावर दी गई हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाहरी हमले के समय राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही तो वहां राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत देश में अगर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। इतने साल गुजर गए, 100 से भी ज्यादा बार इसमें बदलाव यानी संशोधन हो चुके हैं, तो क्या भारत का ये ब्लूप्रिंट आज भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना